स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और उसमें पेज नंबर 302 पर हमें पढ़ना है आर्टिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आर्टिकल 12.5। तो अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और पास में कॉपी भी रखिए और लेट्स स्टार्ट। 12.5, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी कह सकते हैं इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा कह सकते हैं। वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी, कैपिटल यू से दिखाते हैं उसको, ऑफ ए सिस्टम कैन चेंज थ्रू टू मोड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो तरह से ये बदल सकती है इंटरनल एनर्जी। किस किस तरीके से बदल सकती है? वो दो तरीके कौन से हैं? ट्रांसफर, हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट और वर्क के ट्रांसफर से इंटरनल एनर्जी बदल सकती है। Let delta Q is heat supplied to the system by the surroundings. तो जो हीट सप्लाई की गई है टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स ने सिस्टम को दी है, वो है डेल्टा क्यू। डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। इस हीट की वजह से सिस्टम ने कुछ वर्क किया सराउंडिंग्स पर, वो डेल्टा डब्ल्यू है। एंड डेल्टा यू इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। The general principle of conservation of energy then implies that, तो यहां पर हमने लगा दिया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं कि जितनी हीट दी है वो कुछ तो वर्क करेगी, बची बची हुई हीट जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। ऐसा हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब जब इसकी फाइन डिटेल में आप जाएंगे बच्चों तो देखेंगे कि तीनों जगह डेल्टा नहीं आएगा, एक जगह डी आएगा। और वो क्यों? डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू ये दोनों जो हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये पाथ फंक्शन है। जबकि डेल्टा यू यानी ये यू जो है इंटरनल एनर्जी, इट इज पॉइंट फंक्शन। तो यहां पर डी आता है डेल्टा की जगह। क्यों आता है ये आप मैथमेटिक्स में सीखते हैं बच्चों। That is, the energy delta Q supplied to the system goes in partly to increase, partially भी बोल सकते हैं, partly भी बोल सकते हैं, to increase the internal energy of the system delta U and the rest in work on the environment delta W. Equation 12.1 is known as first law of thermodynamics को बच्चों शॉर्ट में हम बोलते हैं TD. So this is first law of TD. तो जब भी आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी पूछा जाए, माइंड में ये इक्वेशन आपको दिखनी चाहिए कि कुछ हीट हमने किसी सिस्टम को दी तो क्या होगा, उस हीट का कुछ हिस्सा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और बाकी वर्क करने के काम आएगा। इट इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू एनी सिस्टम इन विच द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम और टू द सराउंडिंग्स इज टेकन इनटू अकाउंट। लेट अस पुट इक्वेशन 12.1 इन द अल्टरनेटिव फॉर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा क्यू में से डेल्टा डब्ल्यू कम कर लो तो बचा डेल्टा यू। नाउ द सिस्टम में गो फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट इन ए नंबर ऑफ वेज। कई तरीके से जा सकता है इनिशियल से फाइनल में। फॉर एग्जांपल, टू चेंज द स्टेट ऑफ ए गैस फ्रॉम P1 V1 यानी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टू P2 V2 नया प्रेशर P2 नया वॉल्यूम V2, वी कैन फर्स्ट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्रॉम V1 टू V2। पहले हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जो भी बड़ा है जो V1 और V2 में से। और ऐसा कर सकते हैं हम प्रेशर को कांस्टेंट रखकर, कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दैट इज वी कैन फर्स्ट गो द स्टेट P1 V2, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, एंड देन चेंज द प्रेशर ऑफ द गैस फ्रॉम P1 टू P2, और इस तरह से हम चले जाएंगे P2 V2 पर, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। यानी पहले हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी आइसोबारिक प्रोसेस को अंजाम दिया, और उसके बाद हमने जो है आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के थ्रू P2 V2 तक पहुंचे हम। अल्टरनेटिवली वी कैन फर्स्ट कीप द उल्टा भी कर सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट पहले आइसोकोरिक प्रोसेस, कुछ लोग इसको आइसोचोरिक कहते हैं, ठीक है, याद रखने की दृष्टि से सही प्रोनाउंसिएशन आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट, देन कीप द प्रेशर कांस्टेंट। सिंस U इज ए स्टेट वेरिएबल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, डेल्टा U डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड नॉट ऑन द पार्ट टेकन by the gas to go from one to the other. However,
delta q and delta w will in general depend on the path taken to go from the initial to final states. So from the first law of TD, equation 12.2, it is clear that the combination delta q minus delta w is however path independent. तो बच्चों ये समझने की बात है, यहाँ इस कंसेप्ट को समझिए. डेल्टा क्यू डिपेंड्स ऑन पाथ, डेल्टा डब्ल्यू आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ, बट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज पाथ इंडिपेंडेंट. इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये दोनों इंडिविजुअली पाथ पर डिपेंड करते हैं, पर इन दोनों का जो अंतर है यानी जो डेल्टा यू के बराबर है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता. दिस शोज दैट इफ ए सिस्टम इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्मल एक्सपांशन, उसमें क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तापमान पर निर्भर कर रही है आंतरिक ऊर्जा, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है. आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये सेक्शन 12.8 में डिस्क्राइब्ड है, वहां देख सकते हैं, हम उसको बाद में पढ़ेंगे. सो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया सीधे सीधे, यानी जितनी हीट दी उतना वर्क हो गया, पास में कुछ नहीं बचा. जितना पैसा आपको मिला आपने बाजार में जाके खर्च कर दिया, आपके पॉकेट में कुछ नहीं बचा. दैट इज heat supplied to the system is used up entirely by the system in doing work on the environment. Is it practically possible कि आप जिम में कुछ ना बचाएं? तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों. तो फर्स्ट लॉ इज थियोरेटिकल लॉ. क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है? क्या सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट किया जा सकता है उसको या नहीं किया जा सकता? इस पर हम आगे डिस्कशन करें. If the system is a gas in a cylinder with a movable piston, मान लीजिए ये सिचुएशन है कि वो जो सिस्टम है, वो जो निकाय है, वो किससे बना, एक गैस है वो सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर सकता है. द गैस इन मूविंग द पिस्टन, तो अभी जो गैस है पिस्टन को अगर वो मूव कर रही है, अगले पेज पर आ गए हम, डज वर्क, उसमें कुछ वर्क करेगी ऑब्वियसली. सिंस फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया, ये हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. एंड एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम, ये भी हमें पता है, एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा. वर्क डन बाय सिस्टम अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर P इज डेल्टा W, हो गया P इंटू डेल्टा V. इस बेसिस पर हमें कह सकते हैं डेल्टा W इज P इंटू डेल्टा V, where delta V is the change in volume of the gas. Thus, for this case, equation 12.1 gives equation delta Q equal to delta U plus delta W की जगह हमने क्या लिखा, P delta V. कैसे आया मैं लिखकर भी आपको बता सकता हूं. जैसे यहां पर तो हमने थ्योरी में डिस्कस किया बच्चों इसको, पर ये आया कैसे तो W को हम P डेल्टा V, एक तो हम ये दिखा सकते हैं बच्चों डायमेंशन से. ठीक है, अगर आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम की डायमेंशन निकालें, कि हियर वी आर, तो प्रेशर की डायमेंशन होती है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, यानी ML-1 T-2. वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, और अब आप देख सकते हैं किसकी डायमेंशन बन गई, ML2 T-2 वर्क की डायमेंशन बन गई या एनर्जी की डायमेंशन बन गई. तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनली, और फॉर्मूला तो निकाल ही सकते हैं जैसे यहाँ थ्योरी में लिखा है कि फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, एरिया टाइम डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम, इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम. एज एन एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन 12.3, ये जो इक्वेशन हमने बनाई, कंसिडर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर. मान लीजिए 1 ग्राम पानी आपने लिया है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जो हो रहा है उसको हम कंसिडर करें. व्हेन वी गो फ्रॉम इट्स लिक्विड टू वेपर फेज, गर्म कर दिया उसको, है ना, स्टीम बना दी. द मेजर्ड लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 2256 जूल पर ग्राम, स्टैंडर्ड डेटा है. दैट इज फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, डेल्टा क्यू कितनी चाहिए, 2256 जूल, इतनी चाहिए. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज ए वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा होता है. इन लिक्विड फेज इसको हम 1 cc भी पढ़ते हैं बच्चों, 1 cc मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1671 सेंटीमीटर क्यूब इन वेपर फेज.
अगर उसको वेपर में बदल दिया जाए, देयरफॉर डेल्टा W इक्वल टू P टाइम्स Vg माइनस V1, और ये हो गया हमारे पास P 1.013 इंटू 10⁵ इंटू दिस इज Vg माइनस V1 डायरेक्टली, है ना। 71 था, अब यहाँ देख रहे हैं आप 670 है, क्योंकि V1 क्या था, 1 था। तो ये कन्वर्जन हुआ, पानी को गर्म किया आपने 1 ग्राम पानी को, तो भाप कितनी बनी, 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो 169.2 जूल यहाँ से आता है, इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं तो इक्वेशन 12.3 then gives delta U equal to 2256 minus 169.2 यानी 2086.8 joule. We see that most of the heat goes to increase the internal energy of water in transition from the liquid to the vapor phase. सारी की सारी जो एनर्जी है हीट वो कहाँ चली गई, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर इन ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर फेज। अब इसको विजुलाइज करके देखिए, हम जानते हैं लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं और वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, उनके रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ जाती है, उनकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाती है, और ये साफ साफ पता चल रहा है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी पोजीशन में चेंज हो जाएगा, फैल जाएगी। गैस का वॉल्यूम हमने देखा 1671 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 1 सीसी से, 1 सेंटीमीटर क्यूब से, तो दूर दूर हो गए, पोटेंशियल एनर्जी बदली, तेज चलने लगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी बदली, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है नई वाली और जो पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो सम है दैट इज इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी ओवरऑल बढ़ गई। तो ये हमने देखा किस तरह से फर्स्ट लॉ से इंटरनल एनर्जी को समझा जा सकता है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। टिल देन हैप्पी लर्निंग।